हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 2 और टॉपिक है जल। अब शुरू करते हैं। जल, देखिए जल क्या है। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि ये कौन सा संसाधन है? ये नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय का मतलब है कि आप इसको कितना भी इस्तेमाल करो, ये पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये दूषित हो जाएगा और आपके प्रयोग करने के लायक नहीं रहेगा। ठीक है। नवीकरणीय का मतलब ये है कि आप उस चीज को कितना भी इस्तेमाल करो वो खत्म नहीं होगी। ठीक है। लेकिन कितना भी इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ कितनी भी गलत चीजें करें, कितनी भी बदतमीजी करें। उसका मतलब ये है कि अगर वो नवीकरणीय संसाधन है तो आपको क्या है, ठीक से प्रयोग करना है, उसको दूषित नहीं करना है। जैसे नदियों में क्या है, हमने अपने अपने नालों का पानी जाता है यमुना नदी में। यमुना नदी कितनी ज्यादा हमने प्रदूषित कर दी है कि कई जगह यमुना का पानी जो है वो काला ही हो गया है। आप पहाड़ों पे जाके देखिए, पानी बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिखने वाला पानी होता है। और आते आते यहाँ दिल्ली तक आते आते तो पानी बिल्कुल काला हो जाता है। तो हमें क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है और नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन हमें क्या है, इसका अच्छे से प्रयोग करना है, इसको दूषित नहीं करना है। ठीक है। आइए देखते हैं। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जल ग्रह भी कहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है उसको क्या हम बोलते हैं? जल ग्रह भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यानी कि जो जीवन है आज आप देख रहे हैं उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? सबसे पहले महासागरों से हुई। ऐसा माना जाता है कि महासागरों में हमारा जो मानव जाति चल रही है आजकल, ठीक है, पृथ्वी पर, वो उसकी शुरुआत कहां से हुई है? वो महासागरों से हुई है। पहले मछली टाइप के होते थे इंसान और धीरे धीरे उनमें सुधार होता गया। अब देखिए कितना साल लग गए हमें इंसान बनने में, 3.5 ईयर लग गए। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। महासागर कितने भाग को ढके हुए हैं? 2/3 भाग, है ना, को ढके हुए हैं और विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। कहाँ पहुंच गए हम? हाँ, ये रहा। और विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है। लवणीय का मतलब होता है नमकीन पानी, अशुद्ध पानी, जो पीने योग्य नहीं है पानी, उसको बोलते हैं लवणीय जल। कौन सा पानी? जो अशुद्ध है, जो पीने लायक नहीं है। अब महासागरों का पानी पीने लायक थोड़ी ना है, उसमें तो बहुत ज्यादा नमक मिला हुआ है। ठीक है। और वो लगभग किसी भी उपयोग में नहीं आ सकता जो महासागरों का पानी है। ठीक है। वो बहुत ही कम चीजें हैं जिनके लिए हम उस पानी को प्रयोग कर सकते हैं और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवणीय जल केवल 2.7% ही है। अलवणीय जल होता है शुद्ध जल, यानी कि फिल्टर करा हुआ जल। अगर शहर के बच्चे समझना चाहें तो फिल्टर वाला पानी वो होता है अलवणीय जल। और गांव में फिल्टर जैसे कम होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो आपके नल से जो पानी आ रहा है या आपकी नदी से जो पानी आ रहा है शुद्ध पानी, उसको आप अलवणीय जल बोलेंगे, यानी कि जो पानी पीने योग्य है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में। अब देखिए जो 2.7% पानी है उसमें से भी क्या है, 70% कहाँ है? बर्फ से ढका हुआ है। यानी कि 100% में से, है ना, 100% में से 97% तो कहाँ है? 100% में से 97 तो हो गया महासागरों में से, जो किसी काम में नहीं आता, है ना। ये तो पूरी तरह से बेकार है। अब रह गया 2.7, 79.3 है ये, जो किसी काम नहीं आता। ठीक है। अब देखिए ये हो गया 2.7%, ये क्या है? ये काम का पानी है। और इसमें से भी 70% कहाँ है? बर्फ से ढका हुआ है। कहाँ है? हिमालय, जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ है ना, वो है ना। और ये कहाँ कहाँ है? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है, क्योंकि ये जो पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं, वहां पर क्या है, मनुष्य नहीं जा सकते हैं। ठीक है। उन चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। केवल 1% अलवणीय जल उपलब्ध है। अब मनुष्य के लिए कितना जल उपलब्ध है? केवल 1%।
यानी कि 100% में से 97 कुछ परसेंट तो क्या है महासागरों में, और कुछ कहाँ है बर्फ से ढका हुआ है, यानी कि बर्फ के रूप में जमा हुआ है पानी। अब हमारे लिए पीने के लिए कितना रह गया 1%, ठीक है, उसका हमें ठीक से प्रयोग करना है, नहीं तो क्या है एक दिन हम प्यासे ही मर जाएंगे, और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है यह जल। अब जो 1% जल है वो कहाँ कहाँ से मिलेगा आपको, वो उसके बारे में बात हो रही है। यह भौम जल यानी कि भूमि में अंदर मिलेगा, समर से भी निकाल सकते हैं, नलकूपों से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, नदी में मिलेगा, झीलों में मिलेगा। झील क्या होती है, कई सारे पहाड़ होंगे और पहाड़ों से जो बर्फ पिघल पिघल के जो शुद्ध पानी आएगा वो क्या है एक तालाब जैसे में इकट्ठा हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं झील बोलते हैं। में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में वाष्प के रूप में पाया जाता है। अब देखिए कुछ तो हो गया झीलों में, और कुछ क्या हो गया वाष्पीकृत। जल वाष्प क्या होता है, जल वाष्प होता है जो जमीन पे जितना भी पानी है वो क्या है सूर्य के प्रकाश से गर्म होकर उसकी जो भाप बन के ऊपर उठ जाती है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर उसमें रहती है उसको क्या बोलते हैं हम जल वाष्प बोलते हैं। तो ये बस इतना सा पानी 1%, ये अलग अलग जगहों पर है, और ये हमारी पीने योग्य है। हमारी जो दिनचर्या के लिए जरूरत है, पेड़ पौधों के लिए जरूरत है, बस इतना ही पानी है, ठीक है। इसलिए क्या है इस पानी का हमें सावधानी से प्रयोग करना है, इसको दूषित नहीं करना है। अगर हम दूषित नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी पानी की किल्लत नहीं होगी। अब देखिए क्या आप जानते हैं, ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ये सीटेट में, एसएससी में, यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इनको जरूर देख लें आप। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। कितना जल वेस्ट कर देता है, अगर कोई आपका नल है घर में और वो टपक रहा है, एक एक बूंद उसमें से टपक रही है, इसका मतलब वो उसकी जो टोटी है वो ढीली है, तो वो कितना जल बर्बाद कर देगा 1200 लीटर एक साल में। अब देखिए ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं कि औसत एक भारतीय नागरिक जो है प्रतिदिन लगभग 150 लीटर पानी का उपयोग करता है। 150 लीटर पानी का उपयोग का मतलब ये नहीं है कि वो 150 लीटर पानी पी लेता है, उसका मतलब यह है कि सुबह उठ के नहाने में, धोने में, फ्रेश होने में, है ना, और उसके हिस्से की जो जमीन है उसकी जो सफाई हो रही है उसमें है, और उसके जो कपड़े धुल रहे हैं उसमें, इन सारी क्रियाओं को लेके उसके हिस्से की जो वो अनाज खा रहा है ना, उसके हिस्से की कोई जमीन भी तो होगी जो अनाज खा रहा है, तो उसमें कितना पानी दिया जा रहा है, तो उस हिसाब से पूरा कैलकुलेट करके बैठा है कि एक जो व्यक्ति है भारत का वो 150 लीटर पानी का उपयोग कर रहा है। अब वो पानी का उपयोग कैसे कर रहा है, खाना बनाने में, नहाने में, शौच में, कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में, बागवानी मतलब खेत में उसके उपयोग के लिए जो भी चीज उगाई जा रही है उसको, उसके लिए जो प्रयोग हो रहा है उसकी बात हो रही है। अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। अलवणीय जल यानी कि शुद्ध जल, प्योर जल, वो क्या है मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। पृथ्वी का जल ना तो कम करा जा सकता है और ना भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि सीमित जल है। ये क्या है एक चक्र है, जल का क्या है एक चक्र है, आगे हम पढ़ेंगे चक्र के बारे में भी। तो ये क्या है चलता रहता है चक्र, तो इसको ये न खत्म होता है और न ज्यादा होता है, न घटता है ना बढ़ता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्राचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वहा की प्रक्रिया द्वारा महासागर, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्र द्वारा नियंत्रित गतिशील है। अब देखिए कई बार क्या होता है महासागरों का जल स्तर बढ़ रहा है, ठीक है, कुछ द्वीप डूब रहे हैं। अब वो क्यों डूब रहे हैं, क्योंकि जो पहाड़ है ना उनका जल वो पिघल रहा है। अब वो पिघल पिघल के क्या कहाँ जा रहा है, पिघलेगा तो नदियों में आएगा, नदी कहाँ जाएंगी सागरों में जाएंगी, ठीक है। फिर क्या है सागर गर्म होंगे, सूर्य के प्रकाश से क्या है सागर गर्म होंगे, फिर वाष्पीकृत होंगे और वो कहाँ जाके जम जाएंगे, फिर पहाड़ों पे जाके जम जाएंगे। तो ये क्या है गोल गोल एक चक्र चला हुआ है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं इसे हम जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने में और धुलाई में ही करता है, वर्ण उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। यानी कि बहुत सारी चीजें हम उत्पादित करते हैं, खाने की, पीने की, पहनने की। अब कपड़े वगैरह की फैक्ट्री होती है, उनमें भी तो रंगाई वगाई के लिए पानी की जरूरत होती है, तो सारी चीजों में पानी की जरूरत होती है। जल कृषि, उद्योग और बांधों के जलाशयों के मध्य से विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्या है नदियों पे हम बांध बना लेते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा तालाब, उसमें क्या है हम नदी का पानी इकट्ठा कर लेंगे और उससे क्या बनाएंगे हम बिजली बनाते हैं,
ठीक है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या है। अब देखिए जो पानी की आपूर्ति कम पड़ रही है उसकी वजह क्या है सबसे ज्यादा, यानी कि पानी तो उतना ही है, ना तो बढ़ सकता है ना घट सकता है, भी हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़ी। अब उस पानी को मान लीजिए पहले 10 करोड़ लोग पी रहे थे, ठीक है, अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अब उसी पानी को 100 करोड़ लोग पी रहे हैं, है ना, तो कम तो पड़ेगा ना। पहले 10 करोड़ लोगों के लिए ही था इतना पानी और अब 100 करोड़ लोगों के लिए ये इतना पानी। तो जो जनसंख्या है वो थोड़ी कंट्रोल रहनी चाहिए, ताकि जो प्रकृति ने संसाधन दिए हैं, जमीन दी है रहने के लिए, खाने के लिए उसमें उगा लेते हैं हम जमीन में, तो वो भी क्या है एक सीमित ही है। अब ये थोड़ी ना है जनसंख्या बढ़ रही है तो जो पृथ्वी है उसका आकार भी बढ़ रहा है तो फसल हम ज्यादा उगा पाएंगे, नहीं, पृथ्वी तो उतनी की उतनी है, जल भी उतना की उतना है। अब जितने ज्यादा आदमी आएंगे उतनी चीजें कम पड़ेंगी, उतनी ही ज्यादा किल्लत होगी, फिर महंगाई भी बढ़ेगी। भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है, ठीक है। अब देखिए आपूर्ति कम क्यों पड़ रही है, क्या है, नगरीकरण हो रहा है ज्यादा से ज्यादा और भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग है, ठीक है। अब जनसंख्या ज्यादा हो रही है तो फसल ज्यादा उगाई जा रही है। जल उपलब्धता की समस्या। अब देखिए जल उपलब्धता की क्या क्या समस्या है उनको देखते हैं। देखिए इसको भी देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने बताया आपको, ये ज्यादातर छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, सीटेट एसएससी वगैरह में। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र क्या है, सौराष्ट्र है जो महाराष्ट्र का तटीय रेखा सीमा है ना, उसको इधर वाले को क्या बोलते हैं हम, सौराष्ट्र बोलते हैं। इधर को क्या बोलते हैं हम, सौराष्ट्र, और इधर को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल। इधर वाले को बोलते हैं कोरोमंडल, इधर वाले को बोलते हैं सौराष्ट्र, ठीक है। तो सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। मतलब आसपास की जगहों से वो क्या है, ये वाला जो शहर है अमरेली, आसपास की जगहों से पानी खरीद के जब अपना काम चलाता है। अब देखिए आपकी जो दिल्ली है ना, वो भी कहीं से पानी लेती है, उसका अपना पानी नहीं है ना, वो भी पानी के बड़े बड़े प्लांट लगा रखे हैं, उनकी वजह से दिल्ली में पानी आ पाता है। आइए देखते हैं, विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है, कई सारी जो प्रदेश हैं उनमें जल की कमी है। अब देखो किस किस में जल की कमी है, अधिकांश अफ्रीका, अफ्रीका का जो उत्तरी अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका का क्या है, जो ऊपर वाला भाग है उसमें क्या है, पानी की कमी है। अब देखिए ऊपर वाला भाग कौन सा है, ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है, आप समझ लीजिए, कोई बात नहीं है, साफ करना भूल गई मैं। ये अफ्रीका है पूरा, ठीक है। इस अफ्रीका का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, क्या है, 11 देश जो है इसके वो रेगिस्तान से घिरे हुए हैं। मैंने 7th क्लास एनसीईआरटी में पढ़ाया था, वो क्या रेगिस्तान से घिरे हुए हैं, इसलिए जो अधिकांश पानी की कमी है वो अफ्रीका में है। उसके बाद में पश्चिमी एशिया, ठीक है, पश्चिमी एशिया है, ये जो रूस के कुछ हिस्से भी आ रहे हैं इसमें पश्चिमी एशिया में, तो उधर वाला इलाका है। और दक्षिणी एशिया, दक्षिण एशिया में क्या आता है, भारत आता है, और ये चीन भी आता है दक्षिण एशिया में, और पाकिस्तान, ये सब आते हैं दक्षिण एशिया में। और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के लगभग के भाग, और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो एक रेगिस्तान वाली जगह ही होगी, तो संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में क्या है, अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। यानी कि ये जितनी सारी जगह मैंने बताई हैं इनमें क्या है, ये अलवणीय जल यानी कि शुद्ध जल नहीं है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है, यानी कि वर्षा होती नहीं है, इसमें जल भराव की अधिक समस्या बनी रहती है। इसमें जलाभाव का मतलब होता है पानी का अभाव, पानी की कमी की क्या है, समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी और वार्षिक वर्षा में विविधता के फलस्वरूप के परिणाम स्वरूप हो सकता है, तथा अति उपयोग और जल स्रोतों के सदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। यानी कि जल को क्या कर दिया इन्होंने, सदूषित माने इन्होंने अपने जल को प्रदूषित कर दिया, उसकी वजह से भी क्या है, जल की कमी है। अब देखिए मैंने यमुना का उदाहरण दिया था ना, आप देख लीजिए यमुना को, यमुना नदी वाहित मल
उद्योग, बाह्य स्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। यानी कि दिल्ली का, आगरा का जितना भी कचरा है, बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं यमुना के किनारे, तो उनका जितना भी कचरा है, मल माने कि जो आपके जो गटर है ना, जो आपके नाले हैं, वो सारे सीधे के सीधे यमुना में छोड़ दिए गए हैं। तो यमुना नदी क्या होती है, बिल्कुल दूषित हो गई है ना। आजकल तो यमुना में बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई है, तो अभी क्या है, ये बाढ़ के पानी से पूरी की पूरी यमुना साफ हो जाएगी, इसका पानी साफ हो जाएगा, और फिर आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर तक फिर इसको हम काला कर लेंगे अपने दूषित जल को डाल डाल के, ठीक है, अपना कूड़ा कचरा डाल डाल के फिर इसको दूषित कर लेंगे। अब देखिए जल संसाधनों का संरक्षण। अब जल संसाधन का हमें संरक्षण कैसे करना है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मृदा संरक्षण, मृदा का संरक्षण कैसे करना है, और अब हम देख रहे हैं जल का संरक्षण। अब देखिए जल का संरक्षण हमें कैसे करना है। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग करने के लिए अनुपयुक्त बना रहा है। मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया कि पानी की कमी नहीं है, पानी हमारे जीवन के लिए सही है, लेकिन मतलब जितना हमें चाहिए उतना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको दूषित कर करके और इसको हम खराब कर दे रहे हैं, तो ताकि ये हमारे उपयोग में ना आए, ठीक है, ये हम ही कर रहे हैं। प्रदूषण से उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। प्रदूषण कर करके क्या बना लेते हैं, अनुपयुक्त माने प्रयोग करने योग्य नहीं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, अशोधित यानी कि बिना संशोधन के, और आंशिक रूप से शोधित वही गटर के पानी की बात हो रही है। वाहित मल कृषि रसायन का विसर्जन, यानी कि जो कृषि में हम क्या रसायन डाल रहे हैं, ठीक है, कीटनाशक डाल रहे हैं खतरनाक, वो उसका भी पानी कहाँ जाता है, इन नदियों में जाता है, नदी से समुद्र में जाता है, तो क्या है, दूषित हो रहे हैं। और जल निकायों में उद्योग, बाह्य स्राव जल के प्रमुख सदूषक यानी कि दूषित करने वाले हैं। अब देखिए उद्योग बहुत सारे उद्योग ऐसे होते हैं जो जिससे क्या है, पानी खराब हो जाता है। अब मैंने बताया कपड़े की रंगाई, अब जहां कपड़े की रंगाई हो रही हो वहां जाके देखना कितनी गंदी गंदी सी स्मेल आती है, ठीक है। जो दूध के प्लांट होते हैं वहां कितनी गंदी स्मेल आती है, चीनी के प्लांट होते हैं वहां कितनी गंदी स्मेल आती है, और उनका पानी कहाँ छोड़ा जा रहा है, नदियों में। उसका जो मल है, उद्योग का जो चीजें बनाई जा रही हैं, उसकी जो गंदगी है वो कहाँ छोड़ी जा रही है, नदियों में, और उससे क्या है, नदी प्रदूषित हो रही है। उसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी रोकथाम के लिए कि वो जो जल हम यमुना में प्रवाहित करेंगे या किसी भी नदी में प्रवाहित करेंगे, पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, अलग से कोई नाला वगैरह व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें गंदा जल जाए। अगर बाई चांस हमारी मजबूरी है कि हाँ हमें गंदा पानी उसमें डालना ही है, तो पहले क्या है, उसको फिल्टर कर लें, जैसे घर में फिल्टर लगे हुए हैं ना, उस तरह के फिल्टर लगाए जाने चाहिए प्लांटों में, और फिल्टर करके उस गंदे पानी को जब उन नदियों में छोड़ा जाए, ताकि क्या है, नदी प्रदूषित ना हो। इसमें शामिल नाइट्रेट धातु और कीड़ानाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इसमें से अधिकांश रसायन अजैविक निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। अब देखिए फिर क्या है, अब ये दूषित कर लिया हमने जल, हम नहीं कराना, ये दूषित मानव जाति ने दूषित कर लिया, अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे दूषित करने के बाद, तो वो जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या है, हमारे पेट में चले जाएंगे और फिर उनसे हमें ही बीमारियां फैलेंगी। तो हमने अपने लिए तो ये नुकसान कर लिया ना, इसको दूषित कर करके। इसमें से अधिकांश रसायन अजैविक निम्नीकरणीय होने के कारण यानी कि हानिकारक होने के कारण जल द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बाह्य स्रावों को उपयुक्त विधि से संशोधित करके जल प्रदूषित नियंत्रण किया जा सकता है। वही चीज मैंने आपको ऊपर बताई कि हमको क्या करना चाहिए, इनको किसी भी जल निकायों में डालने से पहले क्या करना चाहिए, इनको हमें फिल्टर कर लेना चाहिए, यानी कि संशोधित कर लेना चाहिए, शोधित कर लेना चाहिए, है ना। इनको क्या कर लेना चाहिए, हमें शोधित कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, ये जो
पानी है ये शुद्ध होके उसमें पहुंचेगा तो हानि कम होगी। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद कर देते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठ प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। ठीक है, दूसरी विधि क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों में सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। जल को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो नहर वगैरह है वो ऐसी बनाई जाती है, पानी को खोद के मिट्टी को खोद के ऐसे ही बना दी जाती है, और जो जहां से पानी बह के आ रहा है वो नीचे भी तो जा रहा है ना। अब देखिए राजस्थान में एक नहर बनाई गई है, इंदिरा गांधी नहर, वो क्या है, वो पूरी पक्की बनाई गई है। अगर उसको ऐसी कच्ची मिट्टी से बना देते तो पानी आगे तक पहुंचते पहुंचते उसकी मिट्टी ही पी जाती। तो वो रेगिस्तान है, रेगिस्तान क्या है, बहुत जल्दी पानी पीता है। तो अगर उसको हम ऐसी कच्चा छोड़ देते तो सारा पानी वो पी जाती मिट्टी, है ना, तो वहां तक पानी पहुंचता ही नहीं। तो हमें क्या करनी चाहिए, जो नहर वगैरह निकालते हैं ना, जहां हमें पानी की रक्षा करनी है, तो उन नहरों को क्या करना चाहिए, पक्का करना चाहिए, ताकि जो नहरों की जो जमीन है, नीचे वाली सतह है, वो पानी को खींचे ना, है ना। खेती को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक प्रकार से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्रों की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना। इस स्प्रिंकलरों से का मतलब होता है कि देखो इसमें दिखाया गया है ना, क्या करना चाहिए हमें, जहां जिन क्षेत्रों में पानी कम है वहां पर हमें क्या है, समय से नहीं करनी चाहिए सिंचाई, यानी कि ऐसे ही नाली बना के ऐसे खेत में छोड़ देते हैं ना पानी, उस तरह से नहीं करना चाहिए। इस तरह से एक फुहारा लगा लेना चाहिए, उस फुहारे से पूरे खेत में सिंचाई करनी चाहिए जहां पानी कम है। तो इससे क्या है, ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो जाएगा और कम से कम पानी खर्च होगा। स्प्रिंकलर बोलते हैं इसको, छिड़काव को, एक तरह से क्या होता है, एक छिड़काव होता है फुहारा टाइप। जहां पानी की कमी होती है ना वहीं होते हैं ये, हर जगह नहीं होते हैं। अब हमारे उत्तर भारत में तो पानी की कमी है नहीं, ठीक है, पश्चिम भारत में है, यानी कि जो राजस्थान के कुछ इलाके हैं उनमें है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पानी की कमी है, तो इस तरह से जो सिंचाई है वो वहीं होती है। अब यूपी बिहार में नहीं होती है ऐसी सिंचाई, क्योंकि यूपी बिहार में तो क्या है, पर्याप्त पानी की मात्रा है। अब देखिए कहाँ थे हम, जल से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकृत होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले सूक्ष्म प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि का उपयोग भी करना चाहिए। टपकन विधि क्या है, जहां पौधा है वहीं पानी डालना है, ठीक है, ऐसे ही पानी को वेस्ट नहीं करना है ना। ये क्या है, जगह जगह जाके जो जहां पौधे होते हैं वहीं पे पानी डाला जाता है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। ये हम कहाँ अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता। और जो विद्यार्थी फ्री में ये एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, आप प्लीज उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा ले सकें। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, तो और लोगों को, आपको भी फायदा हो रहा है तो आप और लोगों को भी फायदा दीजिए। जो भी 8th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, और जो सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।